बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिलखसूस जनाब काजी फ़ायज़ ईसा उनकी जानिब से एक तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है 63A की तशरीह का। 63A के ऊपर नज़रसानी दरख्वास्त दायर हुई थी और आपको मालूम है किस तरह कंट्रोवर्शियल अंदाज में बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ, फिर रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और फिर एक मरतबा रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बज़ाहिर बहुत से लोगों की राय के मुताबिक हॉर्स ट्रेडिंग का एक रास्ता खोला है। आज की तारीख में जो 63A की तशरीह का फ़ैसला दिया गया उसकी बुनियाद पर यह बात की जाती है और आज उसमें जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज उसका तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है और इस तफसीली फ़ैसले में भी हमें नज़र ये आ रहा है कि केस के मेरिट्स के ऊपर कम और जस्टिस मुनीब अख्तर पर गुस्सा ज़्यादा निकाला गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर के उन खतूत का भी जिक्र किया जा रहा है और साथ साथ बताया जा रहा है कि क्यों कर वो इस बेंच का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर की गैर मौजूदगी से इस बेंच के ऊपर सवालात तो ऑलरेडी बहुत सारे उठ चुके थे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे इमरान खान साहब को, उनका जो मतम नज़र था वो भी अदालत ने यहाँ पर बयान किया और दूसरी जानिब जो उनको अमाइकस मुकर्रर किया गया, अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया, उसका भी हवाला है। इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये बता रहे हैं फैसले के अंदर कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का मौक़िफ़ था कि अक्सरियती फ़ैसले के मुंसिफ जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल करना चाहिए। अली ज़फ़र ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 पर भी एतराज़ उठाया और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के खतूत की जानिब भी तवज्जो दिलाई। अली ज़फ़र का कहना था कि 63A नज़रसानी अपील जल्दबाजी में समाअत के लिए मुकर्रर की गई। नज़रसानी दरख्वास्त पर जब बेंच तश्कील दिया गया तो जस्टिस मुनीब अख्तर उसका हिस्सा थे, ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली और जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच में शमूलियत के लिए तहरीरी दरख्वास्त भी की गई, मगर बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त को उन्होंने मंजूर नहीं किया, लिहाजा उनकी जगह एक दूसरे जज को बेंच में शामिल किया गया। ये तो वो बातें हैं जो आपने उस रोज़ कमरा अदालत में भी सुनी होंगी, मगर इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक मरतबा फिर हमने देखा कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब का भी जिक्र आज इस फैसले में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा करना ना भूले और उन्होंने उनके ऊपर एक पूरी चार्जशीट भी तैयार की कि किस तरह जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने अपने दौर में 63A नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की, जबकि इसके बरक्स जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दरख्वास्त आई थी न सिर्फ उसको मुकर्रर किया बल्कि इन्हीं 2 जजेस साहिबान को भी उस बेंच का हिस्सा बनाकर उस कानून को मुअत्तल कर दिया। उस पर भी अपने गम व गुस्से का इजहार वो कर रहे हैं और उसके बाद जो फैसला है उसमें कुछ अहम जो बातें हैं वो ये लिख रहे हैं कि आर्टिकल 63A का अक्सरियती फैसला अरकान असम्बली की तौहीन के मुतरादिफ है, यानी वो फैसला जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने 2022 में तहरीर किया था। सियासतदानों और अरकान पार्लियामेंट की ये तौहीन अफसोसनाक है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में सियासतदानों ने बनाया था। अक्सरियती फ़ैसले में कानूनी हवाले देने की बजाय गैर इखलाकी अल्फाज मुतअद्दिद बार इस्तेमाल किए गए। अक्सरियती फ़ैसले में कैंसर, बदी, गैर सेहतमंदाना और ख़तरे और सरजनिश जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। अदालत को मुकदमे के कानूनी और गैर कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेने का इख्तियार है। अदालत को किसी के अखलाकियात और ज़ाती पसंद और नापसंद से परहेज़ बरतना चाहिए। क्या कोई जज किसी मामले के सही या गलत, इखलाकी या गैर इखलाकी होने का तयन कर सकता है? जज को, अब ये सुनने वाली बात है, जज को गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझने की बजाय आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देना चाहिए। नज़रसानी केस में इनहराफ से मुतालिक फ़ारूक एच नाइक बैनुल-अक़वामी हवालाजात से अदालत की उन्होंने मुआवनत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और फ़ारूक एच नाइक ने इनहराफ से मुतालिक दुनिया में जारी प्रैक्टिस से मुतालिक आगाह किया। अरकान पार्लिमान को ईवान के अंदर बोलने की मुकम्मल आज़ादी है। अरकान पार्लिमान के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि वोट नहीं दे सकते तो ये पार्लिमान में दिए गए आज़ादी इजहार राय सलब करने के मुतरादिफ है। अक्सरियती फ़ैसला आर्टिकल 63A में दी गई पार्लिमान की इज्तिमाई दानिश के खिलाफ है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जजेस ने आर्टिकल 63A की झेली शेख 4 की मखसूस ज़बान पर गौर ही नहीं किया। नाज़रीन, ये वो फ़ैसला है जो अब से कुछ देर कबल जारी किया गया है और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। गो के जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ये कह रहे हैं कि एतराज़ किया जा रहा है इस फैसले को कि जल्दबाजी में इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, जबकि वो कहते हैं कि ये बेसलेस एलिगेशंस हैं, ये बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात इस अदालत पर लगाए जा रहे हैं। साल 2022 में, गालिबन जून 2022 में बता रहे हैं कि 27 माह कबल ये नज़रसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने मुकर्रर नहीं की। हमने जब तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजर जाने के बाद इसको मुकर्रर किया तो एक नया पिंडोरास बॉक्स खोला गया।
अब मैं दावत दूंगा असनात मलिक साहब को, उनके साथ ये बात डिस्कस करेंगे कि ये बात तो ये भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि 2.5 साल के बाद इस नज़रसानी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया, जिसको पहले कर दिया जाना चाहिए था। मगर सवाल ये नहीं है कि जल्दबाजी में मुकर्रर किया गया, सवाल तो टाइमिंग का है कि आज ही क्यों मुकर्रर किया गया। और इसमें यह चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना कि आपने आइनी तरमीम का रास्ता खोलने के लिए जो इल्ज़ाम है वो तो यही है कि आइनी तरमीम को यकीनी बनाने के लिए एक रास्ता दिया गया हुकूमत को, इसको एड्रेस नहीं किया गया। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो अली ज़फ़र साहब के आर्गूमेंट थे जिनकी वजह से इमरान खान ने विड्रा की एप्लीकेशन, मैंने तो जल्दी जल्दी डिटेल जजमेंट देखी, वो नहीं उन्होंने बयान की। और उसमें उनका जिक्र था कि आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट सामने आ चुकी है कि जी 25 से पहले हम करना चाह रहे हैं, आप ये इस केस को ना सुने, उसका जिक्र नहीं है। सारा उस फसाने में वो जिक्र ही नहीं है, वो जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चीज़ है। बिल्कुल, देखें, मैं समझता हूँ कि 63A का फैसला गलत था, काजी फैसल साहब ने ठीक किया, लेकिन जो काजी फैसल साहब लेक्चर दे रहे हैं ना सियासतदानों के हवाले से, बिल्कुल अच्छी बात है, हम तो इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा कभी नहीं सियासतदानों को, लेकिन इमरान खान भी मेरा ख्याल ऐसा सियासतदान ही है। इमरान खान भी एक बड़ी जमात का, अगर कोई माने तो, मतलब अब माने उसकी पॉलिसियों से, उसकी जो भी एक पॉपुलर है लेकिन मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इस वक्त पाकिस्तान के, ये नहीं, फिर आपका मतलब है कि उनके हवाले से रवैया जो PTI के लिए, वो तो 1.5 साल हमने देख लिया ना, 14 महीने 13 महीने। तो आज भी हमने देखा कि आपने ये प्रूव करने की कोशिश की कि जी ये प्रो PTI जज थे, बंदयाल और साकिब मुनीब साहब, एजाज साहब, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि उन दौर में जो कुछ चला वो PTI के लिए जिस हम ख्याल बेंचेस उस माने में भी हम ख्याल होते थे। और PTI को देखे ना, ये वो कहते हैं कि एक रेजोल्यूशन आ गई, नो कॉन्फिडेंस की मोशन, उस वक्त ये रेफरेंस आ गया, इन चीज़ों को कंसिडर नहीं हो, क्योंकि काजी फैसल साहब हमेशा याद रखें वो फैक्चुअल चीज़ों पे बहुत जाते हैं। उनके फैसले अमूमन फैक्चुअल कंट्रडिक्शन को वो पॉइंट आउट करते हैं, उनको वो देखते हैं और वो ज़्यादा उन पे फोकस। और उन्होंने जो बातें की, ये बातें हमने कई दफ़ा की थी कि जो उमर अता बंदयाल और ने जो उस वक्त प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में 63A में डिसाइड किया, वो जो जजमेंट आई, और वो उसमें वाज़े तौर पे उन्होंने गलत किया, और जिस तरीके से वो जल्दी में लग रहे थे, अब वो ये कह रहे थे कि हमजा शहबाज का जो इलेक्शन है वो ख़त्म हो गया। मेरा ख्याल है कि उसके बाद आपने याद होगा कि हमजा शहबाज को ट्रस्टी वज़ीर आला बना दिया गया था, बिल्कुल फारिग नहीं किया गया था, लेकिन वो फारिग तब हुए थे जब बाई इलेक्शन में जो PTI के बंदे जीत गए थे, और 20 में से 17 के 16 सीटें वो जीत गए थे। बिल्कुल, तो बड़ा सेटबैक हुआ कि इतना किसी को अंदाज़ा नहीं था। उस दिन से पता चला कि इतने PTI जो है वो पंजाब में इसकी पेंट्रेशन होगी। तो ये वो सारी चीज़ें जो नैरेटिव दिया गया नून लीग को, उनके साथ ज़्यादती भी हुई होगी बंदयाल साहब ने, लेकिन आप भी तो अपनी अदाओं पे गौर करें। आपने जो PTI के साथ किया वो कहाँ लिखा, उसको किधर, क्या फिर कल मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर, आपका जो एक साल में जो 13 जनवरी में जो किया, कल जो आप जिसका रिव्यू सुनने जा रहे हैं, उसमें उन 8 जजेस ने थोड़ा इशारा भी किया था कुछ पैराग्राफ में, तकरीबन उन्होंने फैसला वो सेटिसाइड किया, क्वेश्चन कर दिए थे, बिल्कुल उसके ऊपर सवालात। अभी मुझे लग रहा है कल एक नई रवायत भी बन सकती है कि मिनॉरिटी जज जो है वो मेजॉरिटी की, मेजॉरिटी ये कैसे कह सकते हैं, रिव्यू पेंडिंग था। तो मेरा ख्याल है कि वो जो फैसला था जो 13 जनवरी का, वो भी सियासतदान और एक सियासी जमात के खिलाफ था। बिल्कुल, तो ये कंट्रडिक्शन नहीं होनी उन्हीं सियासतदानों के खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, बकौल काजी फैसल साहब। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कायद-ए-आज़म की क़यादत में सियासतदानों ने ही पाकिस्तान बनाया। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि सियासतदानों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन मेरा ये सवाल है कि PTI भी मेरा ख्याल है आज तक तो वो सियासी जमात है। बिल्कुल, मैं बेशक इख्तिलाफ करूँ कि जी वो फसादी हैं या जो भी हैं, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान से इख्तिलाफ कर सकते हैं। हाँ। उनकी हुकूमती जो उन्होंने हुकूमत जिस तर्ज पर की है उस पर आप शायद हो सकता है इख्तिलाफ। ये जो कंट्रडिक्शन है ना, ये आप बंदयाल साहब और उनकी कह रहे हैं ना प्रो PTI, तो आप प्रो नून रह गए, वो अगर वो एंटी नून थे तो आप एंटी PTI हो गए। फर्क जो असल जाए ना, मसला यहाँ पर तो एक्सट्रीम ज्यादा नजर आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि आपने तो 2 कदम आगे बढ़े ना। वो तो बंदयाल साहब ने तो, जैसे मुनीब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आर्टिकल 95 के हवाले से जो कासिम सूरी की रूलिंग की जजमेंट थी,
उसमें जैसे मुनीब का रोल है। अगर इमरान खान की हुकूमत गई है, इमरान खान घर गया है, तो वो जस्टिस मुनीब की वजह से किया है, जस्टिस मुनीब की वजह से, क्योंकि उस वक्त भी राय जो थी वो इलेक्शन की तरफ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है कि जो है ना वो जब आप दूसरों पे यानी ऐसी उंगलियां उठाएंगे तो आप पे भी उठेंगी। ठीक है, लेक्चर आपने दिए हैं, रिस्पेक्ट करें, लेकिन सियासतदान, मेरा भी बात है कि आप ये नहीं कर सकते जो आपने एक जमात के साथ किया ना 1 साल में, वो बनियाल साहब और आप, बल्कि आप 2 कदम आगे हैं उससे। मतलब अपने कहे पर खुद भी थोड़ा सा अमल तो मैं खैर समझता हूँ पर भी गौर कर। देखिए, या तो आप थ्रू आउट रहते ना कि हर जमात के साथ आप एक जैसे रहते हैं, आप पार्लियामेंट यानी को मजबूत करने के लिए बात करते हैं, आपने मखसूस जमातों को मजबूत किया, आपने पार्लियामेंट को नहीं मजबूत किया, पीपल मैंडेट को उस तरह नहीं मजबूत किया। तो ये वो सारी चीज़ें जो हकीकतें हैं, जो इस पर अब तारीख लिखी जाएगी। जब ये आप इनकी बात करेंगे तो आपकी बातें भी आएंगी। ये अब सारा कुछ है, वो उन्होंने जजमेंट बार का, मैं मेरिट पे उससे इत्तेफाक करता हूँ कि 63 में वोट काउंट हो सकता है, बिल्कुल ठीक फैसला है, वो होना चाहिए। लेकिन अब आपको क्या नज़र आ रहा है? आपकी आज स्टोरी भी है, वो भी बड़ी खौफनाक है स्टोरी, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि पीछे हट रही है हुकूमत आईनी तरमीम से, आईनी अदालत के मामले पर। तो इसकी क्या बेस क्या है, किस बेस के ऊपर आप ये कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं, और क्या आपको नज़र आ रहा है कि अब हुकूमत के पास और क्या चांसेस है? एक तो चले नज़र आ रहा है ऑन द फेस ऑफ इट के हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं है, मौलाना साहब अग्री नहीं कर रहे, 63A के ऊपर बिल्कुल ही वो रिलाई कर भी नहीं सकते, क्योंकि अब उनके भी बताया ये जा रहा है कि ये अरकान जो है वो बैरून मुल्क हैं, नंबर्स का बहुत बड़ा इशू है। शायद ये वो वजह है, या फिर कुछ और भी? देखिए, बहुत सी वजूहत हैं, और ये हमें ज़राए से कन्फर्म हुआ है कि हुकूमत तकरीबन बैकफुट पे चली गई है, कि ये आईनी अदालत सिर्फ ये नहीं है कि एक मैच हुआ और छक्का लग गया, मैच जीत गए, इसको चलाना भी है अदालत को। बिल्कुल, इस अदालत को चलाना सबसे जस्टिफाई करना है सर। और फिर ये वकीलों के लिए अलग अलग मसाइल हैं कि प्रैक्टिशनर एक्ट में भी तब्दीली ला के फिर वो आईनी अदालत के लिए नई कोई सिस्टम। तो ये आईनी अदालत वाला जो मामला था, इसको जब गौर से देखा गया तो कहा गया कि ये एक अलग एक मामला है, इस पर हमें नहीं जाना चाहिए, और जो अच्छी सोच है। और ये कहा गया कि हम इसका ये वकला बहुत ज़्यादा खड़े हो गए हैं और बहुत ज़्यादा इस पर क्रिटिसिज्म आएगा, अभी तो शुरू हुआ है, और ये जब जूँ ये आगे बढ़ेगी मामला, ये मज़ीद क्रिटिसिज्म, और कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत को ही ले जाएगी मामला। क्योंकि ये देखें, PTI को तो आपने चले मैनेज किया है, लेकिन ये मौलाना को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेरी इत्तला के मुताबिक मौलाना का जो ड्राफ्ट है उसमें आईनी अदालत नहीं है। आईनी बेंच कमरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि 200 केसों के लिए कौन सी आईनी अदालत होती है? आप 18 लाख के 10 बंदे रख लें यार, खुदा का खौफ करें। मतलब है आपने, और दूसरा ये है कि इन सबको इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, ये जमातें जो है ना, ये इनको याद आएगा, ये जो 10 जज हैं इनका काम क्या होगा? इनका सियासी केस करना होगा। पाकिस्तान में हर केस सियासी आएगा 184 में, कभी KP गवर्नमेंट फाइल करेगी, कभी कोई और करेगा, और यहाँ ये पीपल्स पार्टी की भी मे भी 18वीं तरमीम भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जरिए ही ख़त्म हो जाती है, इनको समझ ही नहीं। तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए मसाइल थे, अगर उन 10 जजेस में से वो एक ही बेंच होता, 1-2 तो जज होते ना कम से कम, वो भी जो मीडिया में सुर्खियाँ कि यार मैं ज़रा पॉपुलर नैरेटिव के साथ जाऊँ, तो वो भी उनके लिए मसला था। तो ये आईनी अदालत कोई सलूशन नहीं था, ये मेरी इत्तला के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने डाली शेख के जी आईनी अदालत बना दी। तो पहली दफ़ा नाकामी हुई तो नून लीग पीछे उठ गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एफर्ट की अपनी तरफ से, लेकिन वो नहीं हुआ। अब बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स 3 दिन से इस बात पे है कि हमें आईनी अदालत नहीं, हम अब हमें जो है वो अभी कोई भी अगर रिफॉर्म लानी है तो जैसे मंसूर अली शाह के साथ डेलिब्रेशन के साथ लानी होगी। आईनी तरमीम भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि मामला रुक रहा है। एक व्यू ये है कि अब चीफ जैसे मंसूर अली शाह होता संभाले उसके बाद आईनी तरमीम हो, एक व्यू है कि नहीं अभी भी आईनी तरमीम हो लेकिन पैनल हो 5 जजेस, और 5 में से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए, जो अब मामला है। काजी फैसल साहब मेरा ख्याल है कि अभी तक स्क्रीन में मुझे लगता है कि उनको ना हो चुकी है। वो ख़ुद भी कहते हैं, सब कहते हैं जी वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे। नहीं, उनके बारे में तो बाकायदा तो तैयारी शुरू है ना सर, वो तो जा रहे हैं। देखिए वो तैयारी तो रुक भी सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, उनको रोकने वाला कोई हो तो सर, मतलब ये नहीं है कि वो रोकने वाले नहीं रहे तो वो क्या रोके। देखिए ये बात है कि जो मुझे लग रहा है हुकूमत, देखे ना हुकूमत के लोग जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं वो कहते हैं जी हम रिस्क नहीं ले सकते। काजी साहब की जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो आप सियासतदानों को इनके 2009 के 14 के जजमेंट पढ़े, जो 62 1F में भी इन्होंने 1-2 सियासतदान वहाँ नैल किए होंगे बलूचिस्तान में, और उस वक्त
मुझे याद है कि आसिफ सईद खोसा ने जो पनामा में जजमेंट दी थी कि इस हकूक़ुल ज़ाती फेल और पब्लिक के साथ डीलिंग, वो जो बासिर वन एफ अप्लाई के स्रोत, उन्होंने कहा जी मैं जो ओपिनियन जो जिनसे ले रहा हूँ या जिससे इत्तेफाक कर रहा हूँ वो काजी फैसल साहब की, जो बलुचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पे उन्होंने गलबन किसी सियासतदान को नैल किया था, बासिर वन एफ अप्लाई किया था। तो काजी साहब 2009 से 14 तक जरा और किस्म के थे। मेमो गेट भी एक सियासतदान के खिलाफ था, बिल्कुल ऐसे ही था। और इधर क्या तमाशा बना था, उसको किसको मजबूत, चले आपने आखिर में जरदारी को एक्सोनरेट कर दिया, वो इस वजह से कर दिया कि ये भी तमाशा हो जाता कि सदर आपका जो है वो इन्वॉल्व है इस मामले में, तो वो यानी उस वक्त। लेकिन जो तमाशा लगा था मेमो गेट में वो किसने लगाया था? चले आपको मजबूर ही किया था इफ्तिखार चौधरी, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया इफ्तिखार चौधरी। नहीं, वैसे तो आप रिक्यूज़ कर जाते हैं हर जगह से, तो वहाँ भी कर सकते हैं अगर मजबूरी नहीं, है उस वक्त तो रिक्यूज कमीशन से। हाँ वैसे ये बात है, मेरी इतला के मुताबिक काजी साहब जो है ना वो उस वक्त इंटरेस्टेड नहीं थे। वो मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने बैरून मुल्क जाना था उन दिनों में, कोई वेकेशन उन्होंने बाकायदा उनकी बुकिंग हो चुकी थी, ट्रैवल सारा कुछ यकदम आ गया कि जी आपने कमीशन हेड करना है, तो वो आ गए थे, लेकिन ना कर देते आपकी बात। और जिस तरह आपने उसको किया, अनवर मंसूर इजाज और सारे मामला वो सबके सामने, हुसैन हक्कानी, तो 9 से 14 तक जो कुछ हुआ वो हमके सामने है। ये तो चीज़ें हुई ना जब आप विक्टिम हुई है उन जजों के जिन्होंने नून और पीपल्स पार्टी को टारगेट किया, आप भी उसमें विक्टिम रहे और अब आपको उन चीज़ों की। लेकिन मैं समझता हूँ एज ए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो आपका 1 साल टेन्योर, वो भी आपने एक जमात के लिए हॉस्टाइल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे वो चीज़ कहाँ लेके जाएंगे? और इसने बड़ी ख़राबी भी की है। अब मुझे ये बताएं कि आइंदा आने वाले दिनों में बिलखसूस ये जो अब समिट है, अभी एक नोटिफिकेशन मेरे पास आया है, बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी 3 दिन के लिए बंद होगी, यानी 14, 15, 16, ठीक है, मंडे जागते रहना, वेडनेसडे जागते रहना। सर आम तातील का ऐलान हुआ है ना इस्लामाबाद में, आपको मालूम है SCO समिट के बाद पार्लियामेंट आ रही है, पार्लियामेंट होगी। तो मुझे ये बताया कि आज दोपहर को मैंने यहाँ पर पूछने के अपने, हमारी भी छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं, मैंने पूछा, तो कह रहे थे कि यार बताया यही जा रहा है कि छुट्टी सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। तो हमने कहा ये बड़ी बात है। अब हमें नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार के, उसके ऊपर दस्तखत हैं और ऑथेंटिक है कि छुट्टी होगी 3 दिन, यानी जनाब काजी फैसल साहब के 3 दिन मजीद गए। नहीं, काजी साहब के तो गए या नहीं गए। आजकल मसला ये है कि नोटिफिकेशन अगर मंसूर अली शाह साहब का अगर इस हफ्ते नहीं होता तो फिर तो जजेस अलर्ट होंगे। आज मेरी इतलात के मुताबिक एक बैठक थी, लेकिन बैठक तो 7 तारीख से चल रही है। नहीं, इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर कब होना है नोटिफिकेशन के हवाले से, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की शुनीद आ रही है, आज तो नहीं कल शायद नोटिफिकेशन आ भी सकता है। कुछ लोग तो हमारे दोस्त हैं वो दावा कर रहे हैं कि शायद नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया है, बस जारी करने की देर है। मैंने कहा तैयार करने में तो सर बात ही कोई नहीं है, नोटिफिकेशन ऑलरेडी मालूम होते हैं, लिखे होते हैं, मौजूद होते हैं, आपने सिर्फ नाम तब्दील करना होते हैं, तारीख तब्दील करना होती है, उसमें तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस होती है। नोटिफिकेशन मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि इस हफ्ते में भी हो जाए, और मजीद अगर ये नोटिफिकेशन हो गया तो बिल्कुल ही गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। लेकिन ये और बेहतर है कि देखें, बात यह है कि एक तरफ पार्लियामेंट का इजलास बुला रहे हैं, गो के नंबर नहीं पूरे इस वक्त, आगे पीछे हैं, लेकिन कुछ भी जजेस तो इस चीज़ में अलर्ट रहेंगे कि भाई ये पार्लियामेंट का इजलास 3 दिन पार्लियामेंटेरियन को कहा, इंश्योर किया गया है कि आप रहें इधर, अब नंबर पूरे कर रहे हैं, तो क्या ठीक है। उन दिनों में SCO हो रही है, कहीं SCO में ही, लेकिन ऐसी इतनी जल्दी नहीं है, इस तरह तो नहीं होता मामला। नहीं, तमाशा तो नहीं बनवाएंगे इस तरह। दूसरा ऑलरेडी बहुत बन चुका है। वो लेकिन बात ये कि मिसट्रस्ट है ना बहुत ज़्यादा, तो मेरा ख्याल है कि जो है वो बेहतर है नोटिफिकेशन कर दें और मसला हल करें। अच्छा, लास्टली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अभी बात हो रही थी एक जगह पर कि उनको क्या हुआ है कि अचानक से वो अदलिया के अगेंस्ट एक उन्होंने बाकायदा तौर पर महाज खड़ा कर लिया है, और बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं जो जनाब काजी फैसल साहब के कैंप से हैं कि यार ये बिलावल साहब जनाब काजी फैसल साहब को भी मजीद मुतनाज़ा कर रहे हैं, तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा उनके साथ लाइजॉन है, कोई हमारा गठजोड़ है हुकूमत का और काजी फैसल साहब का। हालांकि अंदर से इतला है कि पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती। अच्छा साहब, हाँ मतलब वो भी बीच में, हाँ वैसे पीपल्स पार्टी की आदत नहीं है, वो शख्सियात में नहीं जाते, और इसी वजह से सुना है मेरी इतला के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सरकर्दा लोग सीनियर जो मैटर करते हैं, मैं नाम नहीं लेता, वो भी परेशान है और वो कंसर्न शो कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लीड नहीं लेनी चाहिए इस मामले में। 2009 से एक हॉस्टाइल जुडिशरी रही है टूवर्ड पीपल्स पार्टी। मैंने देखा है यहाँ सिंध के जजेस के सामने पीपल्स पार्टी का नाम आता था तो
उनके जहन में एक ही बात होती, करप्शन। और जो आमिर हानी मुस्लिम साहब ने किया, जो बिलावल कह रहे हैं ना कि उनके साथ इफ्तिखार चौधरी ने किया आमिर, वो बिल्कुल ठीक। अब उन किया है, आप उस तजज़िये की बुनियाद पे मौजूदा जजेस, जिसमें माजी के कुछ आपके जाले भी रहे हों, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए मारे भी खाई हों, बिल्कुल सही। अच्छा, जो आपके लिए सॉफ्ट टारगेट, सॉफ्ट कार्नर रखते रहे हों, जिसके आपके साथ ज्यादती हुई, आप उनको टारगेट हाई कोर्ट्स में आपको रिलीफ देते रहे हो। हाँ, मतलब है कि वो ये सूरत हाल है कि यानी ये मैं आपको बताऊं कि नाम मुनासिब नहीं है, लेकिन कई ऐसे जज हैं। हाँ। अच्छा, मजे की बात है, अब ये जो भुट्टो रेफरेंस है, इसमें गलबन 11 रुकनी बेंच था, ये 9 रुकनी बेंच, अभी हाँ जी, अभी जो 11 रुकनी थी। अब 11 में आप काजी फैसल साहब को कि जी थैंक यू ठीक है, लेकिन 10 और जजेस भी थे। देखें, पूरा माइंड सेट चेंज हुआ। ये आप ना करें कि काजी फैसल साहब ठीक है, काजी फैसल साहब तो एक विक्टिम रहे ना, ओवरऑल जुडिशरी में माइंडसेट तब्दील हुआ, बिल्कुल तब्दील हुआ, और उस गलती जुडिशियल एक्टिविज्म का तब्दीली। देखें, हमारा तो मैंने 15 साल और इस इमारत में ही सारा टाइम गुजारा है, हमें एक एक दिन का पता है कि कब चेंजेस आती हैं, किस तरह आती हैं, आजकल क्या सोच रहे होते हैं जज। एक दौर था कि तकरीबन डिफेक्टो हुक्मरान यहाँ सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ इंक्रोच कर चुकी थी, बिल्कुल वो गलत था कि समोसे पकौड़े की भी कीमत जो है वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने बतानी होती थी कि चीनी 40 रुपये होगी, वो गलत था। डैम बनाना गलत था। गुलजार अहमद साहब 1980 के कराची बहाल करना गलत था। पॉपुलेशन कंट्रोल, बंदियाल साहब एक कंजर्वेटिव जज, लेकिन उन्होंने सोच उनकी वही थी, लेकिन मतलब उन्होंने कभी को पब्लिक एक्सीड नहीं किया, कम से कम अपने उनको आप कामों में उनको काजी साहब ने हिलने नहीं दिया, तो उन्होंने अच्छा। लेकिन काजी फैसल साहब का ये टेनोर, इसमें मैं मानता हूँ कि इन्होंने एग्जीक्यूटिव के मामला जो बैड गवर्नेंस, मेल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, उस किसी मामले में नहीं आए और आना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसमें इदारे की भी तो तबाही फेरी है। वो मैं सुने ना, उसमें सिर्फ काजी फैसल नहीं है, पूरी माइंड सेट चेंज हुआ है जुडिशरी का। आप सिर्फ काजी साहब को कह के आप गलत करते हैं, और मेरा ख्याल है कि यही अप्रोच मंसूर साहब की होगी। यही अब देखें ना, इन जजेस को तो मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, यानी मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला को तो लोग यही कह रहे हैं कि आप भुगतें। आप लोगों ने कहा जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का ना करते और कहते जी हम बैठ जाते हैं, रूल्स में अमेंड कर देते हैं, तो ये आपकी ऑर्डिनेंस के जरिए ये चीज़ें ना होती। तो खैर, वो उस वक्त चीफ जस्टिस साहबान ने जिस तरीके से इस्तेमाल किया उसका उन्होंने किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बिलावल जो कर रहे हैं, उस पर पीपल्स पार्टी के अंदर ये बात हो रही है कि हमें जुडिशरी से हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, हम आगे आ गए हैं, नून लीग इस मामले में कहीं नज़र नहीं आ रही। फिर जो असल मैटर करते हैं वो कहते हैं FCC की ज़रूरत नहीं है, तो हमें अब इसमें इतना तेज़ नहीं जाना चाहिए। तो खैर, अब देखते हैं कि क्या होता है। मेरा ख्याल है कि ये मेरी इतला के मुताबिक पीपल्स बिलावल भुट्टो एक्टिव तो नज़र आ रहे हैं, नवाज शरीफ से भी मिले हैं, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक वो भी कन्विंस हैं कि टाइम बीइंग अगर डिले होता है FCC, और क्योंकि ख़तरात बहुत हैं, वकील खड़े हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या इधर ऐसे तो नहीं बैठेंगे, ये भी तो कोई अपनी एक्टिविटी करेंगे इसको रोकने के लिए, FCC को भी ये भी एक डर है। फिर काजी साहब नहीं होंगे तो निज़ाम भी नहीं चल सकता। लेकिन काजी साहब की खिदमत को मैं समझता हूँ कि उस खिदमत के लिए, यानी जो उन्होंने इस निज़ाम के लिए किया है, मौजूदा निज़ाम के लिए 1 साल में, वो अनप्रेसिडेंटेड नहीं, अनप्रेसिडेंटेड है। और मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसा दे सकता, और ये इनको याद आएगी कि इतना कुछ किया है, याद आएगी तेरे जाने। हाँ, मतलब है कि देखिए, काजी साहब ने सिर्फ ये नहीं किया ना कि उनको रिलीफ दी, काजी साहब ने जो उनके मुखालिफ फरीक था उसको भी ठीक ठाक रगड़ा दिया ना। रगड़ा क्या सर? अब मुझे ये बताएं, ये तमगा जो है, मैं तो समझता हूँ गोल्ड मेडल पहनाना चाहिए बंदियाल साहब को भी और काजी फैसल साहब को, कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन ट्रायल का केस 1.5 सालों में 2 चीफ जस्टिस फैसला नहीं कर सकते। इससे पहले 5 चीफ जस्टिस, वो जो पेशावर में इंटरमेंट सेंटर का काजी फैसल साहब जब अभी चीफ जस्टिस नहीं बने थे, उन्होंने कहा जी वो केस नहीं लग रहा। जब बने एक दफ़ा अपने बात नहीं लगी। मिसिंग पर्सन केस बलूचिस्तान जिस सूबे से एक दफ़ा वो जनवरी में लगा है कि अंडरटेकिंग दे, उसके बाद नहीं लगा। तो मैं समझता हूँ काजी साहब ने ना अपना जो जनवरी 13 के बाद हर फैसला सिर्फ इस वजह से कि मुझे 3 साल मिले फिर मैं चीज़ों को ठीक करूँगा, अगले उन्हें समझ लिया कि नहीं, हमने नहीं देने 3 साल, या तो वो मिल जाते। मैं आज भी कहता हूँ कि 3 साल मिलेंगे तो PTI नहीं कोई और फिर रोएगा। वो में भी जिसने रोना है उसको अंदाजा है कि उसको अंदाजा है।
चलें, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये बड़ी जो आज की तारीख है इसको याद रखिएगा कि वो 45 मिनट का दौरानिया था और आज 3 फैसले आए हैं इन 45 मिनटों में। पहले मुबारक अहमद सानी, वो जो एक ऐसा मुतनाज़ा फ़ैसला पहले आया जिसके बाद एक तनाज़ा खड़ा हुआ, मजहबी आपने देखा मामलात काफ़ी हद तक बढ़े आगे, और फिर एक और फ़ैसला जो उर्दू ज़बान में जारी किया गया है वो मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला है, जिसका मुख्तसर फ़ैसला 12 जुलाई को 8 अक्सरीती जजेस साहिबान ने सुनाया था। आज उसका उर्दू तर्जुमा भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, और उसके बाद ये फ़ैसला यानी 63A की तशरीह का जो तफसीली फ़ैसला है ये भी आज उन 45 मिनटों में जारी किया गया है। तो नज़र यही आ रहा है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में भी कुछ मज़ीद हो सकता है और कुछ नए फ़ैसले भी आ सकते हैं। देखते हैं। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।